हेलो एवरीवन। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट बायनोमियल थ्योरम। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इन जनरल हम इस तरह से एक्सपेंशन करते आए हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कि हमने होल क्यूब का भी एक्सपेंशन किया है खुद से, हमारे बेसिक 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ आपने, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। हालांकि ये आगे पीछे याद किया होगा आपने, पर इस तरह से एक्सपांशन आपने किए हुए हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं एक्स प्लस वाई होल रेस्ट पावर 4 5 और एनी, तो इसका एक्सपेंशन कैसे लिखोगे? ठीक है, तो काफ़ी हद तक लोग ये मानते हैं कि बायनोमियल थ्योरम का मतलब कि मैं कोई भी पावर का एक्सपेंशन खोलना सीख जाऊंगा, लेकिन ये इस चैप्टर का मेन मोटिव नहीं है। ठीक है, एक तो ये कि हमें बिना एक्सपेंशन के कोई भी टर्म पता लगे, पर्टिकुलर पावर्स की टर्म किस तरह से आएगी, क्या कोफिशिएंट होगा। जैसे यहाँ पे आप देखो एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 3, तो ये बिना एक्सपेंशन के मेरे को पता लगना चाहिए। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे? और भी इसकी वेरिएबल एप्लीकेशन हम देखेंगे, बायनोमियल थ्योरम किस तरह से अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है, तो वो सब देखना है। तो जैसा कि मैंने बोला, ठीक है कि अपने को एक्सपेंशन तो सीखना ही है, तो कोई भी जनरल एक्सपेंशन हम कैसे लिखते हैं उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक प्रूफ का तो उसको इस तरह से है कि एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एन का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एंड सो ऑन। हाउ मेनी ब्रैकेट्स? एन ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पे कितने ब्रैकेट्स हैं? एन ब्रैकेट्स हैं। तो डेफिनेटली आप इनको मल्टीप्लाई करो तो कैसे करोगे? यहाँ से एक्स पिक किया, यहाँ से एक्स पिक किया, इस तरह से कर सकते हो। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम एक्स की पावर कितनी आने वाली है? एन। वाई की भी कितनी आने वाली है? एन। तो हर एक टर्म इसके अंदर देखोगे, एक्सपैंड करोगे तो एन डिग्री की टर्म है, कुछ पावर एक्स के पास होगी, कुछ पावर वाई के पास होगी। सो इन जनरल इफ आई से दैट वाई के पावर मेरे पास कितनी है? आर, तो बची हुई सारी पावर एक्स के पास। तो ये जो टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा? सो मोर और लेस अपन क्या कर रहे हैं, इसमें से आर ब्रैकेट सेलेक्ट कर लो, उनका वाई मल्टीप्लाई करो, बाकी सबके एक्स, तो ये टर्म जनरेट हो जाएगी। सो आर ब्रैकेट्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हो आप? एन सी आर, ऑटोमेटिकली बचे हुए एन माइनस आर से एक्स पिक कर लोगे। सो एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर, वाई रेज टू पावर आर का कोफिशिएंट क्या होगा मेरे पास यहाँ पे? एन सी आर। और ये आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर एन तक। सो वी कैन राइट एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन इज इक्वल टू सिग्मा r is equal to 0 to n n c r x raised to power n minus r y raised to power r। ठीक है, इस सिग्मा को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखोगे तो मेरे को क्या दिखेगा? एन सी 0 एक्स रेज टू पावर n प्लस एन सी 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 y रेज टू पावर 1 एन सी 2 एक्स पे से पावर कम होती जा रही है, y पे बढ़ती जा रही है। तो ये चलते चलते आप यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करोगे, एन सी एन माइनस 1 एक्स वाई रेज टू पावर एन माइनस 1 एंड लास्ट टर्म एन सी एन, सारी पावर वाई के पास आ गई। ओके, इस तरह से एक्सपेंशन मैंने प्रूव कर दिया। तो अब आप चाहे आप एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 4 खोलो या 5 खोलो, जैसे मान लो 5 ही खोलना है उनको, तो आप कैसे खोलोगे? 5c0 जो कि 1 ही होगा, एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 5c1 x raised to power 5 minus 1 4 y raised to power 1 5c2 x raised to power 5 minus 5 minus 2 3 हो गया y square 5c3 x raised to power 5 minus 3 2 y cube 5c4 x y raised to power 4 and last term 5c5 y raised to power 5। और इन बाइनोमियल कोफिशिएंट की अपने को वैल्यू तो पता ही है, 5 10 10 5 अगेन 1, 5 से 0 की 1। इनको इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हो। एक और अप्रोच देखते इसको प्रूव करने की, वो ज़्यादा अच्छी है, उससे ही आप मल्टीनोमियल भी डिराइव कर सकते हो, करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा पहले याद करो कि हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे निकाला था। अगर इसका मतलब क्या, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई किया, एक्स एक्स प्लस एक्स वाई, फिर वाई से मल्टीप्लीकेशन वाई एक्स प्लस वाई वाई। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको। अगर मैं एक्स प्लस वाई होल क्यूब लिखूँ, सो क्या बनेगा? ये एक्स प्लस वाई
इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सेम उसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करो, एक्स 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 वाई, देन एक्स वाई एक्स एक्स वाई वाई प्लस यही इसी तरह की टर्म हमारी वाई के लिए भी आ जाएंगी, वाई एक्स एक्स वाई एक्स वाई 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 एक्स वाई वाई वाई। ऑब्वियसली बात दो 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 मल्टीप्लाई करूँ तो 8 टर्म्स बननी थी। अब इसमें क्लोजली ऑब्जर्व करो, ऊपर ही देखो कि हमारे पास इसको अगर देखा जाए तो 2 डिग्री की टर्म है, टोटल पावर कितनी है, तो ये तो x के पास जाएगी y के पास जाएगी, दोनों के पास जाएगी। इसी तरह से बन सकता है एक्स स्क्वायर, दोनों में एक एक पावर चली गई वाई स्क्वायर। सो ये जो एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट कैसे डिसाइड किया, जितने तरीके से 2x एक रो के अंदर अरेंज किया जा सकता है। ऑब्वियसली बात तो एक ही तरीका है, x एंड y एक रो के अंदर अरेंज किया जा सकता है, दैट विल बी 2c1। 2 तरीके हैं x y और y x, तो इसको अपन 2c0 2c2 भी लिख सकते थे। इसी क्यूब की बात करूं तो हमने बोला कि भाई कि 3 पावर है, दोनों में बटेगी, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई इसी तरह से बांट सकते हो, प्लस वाई क्यूब। तीनों एक्स एक ही रो में कितने तरीके से अरेंज होंगे, तीनों आइडेंटिकल एक ही तरीका होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, वाई कुछ है ही नहीं तो 0 फैक्टोरियल, 2x और 1 वाई, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। आइडेंटिकल का अरेंजमेंट सीखा अपन ने, 1x 2 वाई 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तीनों y आइडेंटिकल है 3 फैक्टोरियल, x है ही नहीं तो 0 फैक्टोरियल। तो इस चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, 3c0 x क्यूब, 3c1 x स्क्वायर y, 3c2 x y स्क्वायर, ओके, एंड 3c3 y क्यूब। तो थोड़ा सा आपको सेंस बन रहा होगा कि अगर मैं जनरल लिखना चाहूँ x प्लस वाई होल थिंग रेज टू पावर n, सो ऑब्वियसली बात है कुछ पावर x के पास कुछ पावर y के पास, y के पास पावर डाल दूं r और x के पास डाल दूं n माइनस r। तो ये टर्म कितने तरीके से जनरेट होगी, जितने तरीके से आप एक रो के अंदर x x x कितने n माइनस r और y y कितने r r y और n माइनस r x को एक रो के अंदर अरेंज करना है, आइडेंटिकल का अरेंजमेंट। तो वो क्या बनता है, टोटल फैक्टोरियल जितने आइडेंटिकल x हैं डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है, पीएनसी में थोड़ा भी डाउट है तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हो आप जाके। और ये जो r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की पावर 0 से लेकर n तक कुछ भी जा सकती है। तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n n c r x रेज टू पावर n माइनस r y रेज टू पावर r। तो ये बन गई आपकी क्या, बाइनोमियल थ्योरम। दूसरा प्रूफ आ गया अपने पास। पर ये प्रूफ से देखो कि आप कितनी भी पावर तक जा सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्राइनोमियल पे चले गए अपन, x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर n, ठीक है, तो जैसा कि अपने बोला कि टोटल पावर n है, इनमें बटेगी, तो हम मान ले कि x को दे दिया आपने, मान लो अल्फा पावर, y को दे दी बीटा, z को दे दी गामा। ऑब्वियसली बात है कि इन टोटल पावर्स का सम कितना होगा मेरे पास, n ही रहना चाहिए, n डिग्री टर्म्स है। तो इस टर्म का कोफिशिएंट आएगा कैसे, जितने तरीके से आप एक रो के अंदर x x x कितने अल्फा, y y कितने बीटा, z z कितने गामा, एक रो के अंदर अरेंज कर सकते हो। तो वो क्या आंसर आएगा, टोटल तो मेरे पास n ही है, डिवाइडेड बाई अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल, और सिग्मा लगा देता हूँ फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस कंस्टेंट को फॉलो करते हुए और 0 से n तक इनको वेरी करा सकते हो, गिवन दैट की सम क्या हो n के बराबर। तो इस तरह से आप देखो कोई भी लिख सकते हो, कोई भी 4 पे जाना हो 4 का भी इसी तरह से जाएगा रेज टू पावर n। ऑब्वियसली बात है कि भाई x को कुछ पावर दे दी, y को कुछ पावर दे दी, z को भी कुछ पावर दे दी और w को भी कुछ पावर दे दी, लेट्स से डेल्टा। टोटल पावर का सम ऑब्वियसली कितना होना है, n ही होना है। तो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा, जितने तरीके से आप अल्फा x बीटा y गामा z और डेल्टा w को एक रो के अंदर अरेंज कर सकते हो, सिग्मा लगा देते हैं। तो मल्टीनोमियल का आपको ये पता लगे कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, सीधा x रेज टू पावर समथिंग y रेज टू पावर समथिंग, जितने भी वेरिएबल है और सारे टोटल पावर का सम n
तो कोफिशिएंट क्या होगा, जितने तरीके से उनका अरेंजमेंट होना है, इस तरह से लिखा जाता है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें हम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो x प्लस वाई रेज टू पावर n, तो ये देखो मोर और लेस आप क्या कर रहे हो, n टोटल पावर है और दो में बांटना है x y, तो याद करो आइडेंटिकल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था अपन बैगर कोइन मेथड, n टोकन से दो में बांटने हैं, कितने तरीके होंगे, एक टर्म डमी एल के डाल दो n प्लस वन c1, मतलब इसमें तो वैसे भी दिख रहा था कि फर्स्ट टर्म के अंदर अपना जो r है वो जीरो से बढ़ के n तक जाता है, तो जीरो से n प्लस वन काउंट्स हो गए। लेकिन 3 के अंदर आ जाओ तो बात वही है, n टोटल कॉइन्स है और 3 बैगर में बांटने हैं, कैसे बांट दो, एक कम डमी ऐड कर दो n प्लस टू c2, ओके। तो 4 में बांटेंगे तो n प्लस थ्री c3, इस तरह से ये चीज़ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आई गेस आपको दोनों प्रूफ अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो लेकिन मैं हिस्टोरिकल एविडेंस इसका भी है कि हमारे पास एक पास्कल ट्राइंगल है, तो वो किस तरह से ग्रो करती है, देखो इसमें बस ये करना है, ये जो एंट्री है ऊपर वाले दोनों का सम है, तो यहाँ पे कॉर्नर 1 रखना है, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 4 6 4 1, ओके। इसको और आगे एक्सटेंड करोगे तो 5 10 10 5 1, तो ये बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट है, x प्लस वाई होल रेज टू पावर 5 लिखोगे, x रेज टू पावर 5 प्लस 5 x रेज टू पावर 4 y1 10 x क्यूब वाई स्क्वायर 10 x स्क्वायर वाई क्यूब 5 x वाई रेज टू पावर 4 एंड 1 y रेज टू पावर 5। तो इसको अपन बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। इसका फॉर्मुलेशन भी समझ में आ रहा होगा, इन दोनों का सम ये आ रहा है, मतलब नीचे वाले में देखो n की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये देख पा रहे होगे तुम कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये किसके बराबर होता है, n प्लस वन सी के आर। बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, ये पीएनसी के अंदर पास्कल प्रॉपर्टी बोलते हैं अपन इसको। तो इस तरह से भी देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें चलती है, जैसे 1 2 3 4 1 3 6 10, बीच का गैप देखो 2 3 4, इस तरह से ये बढ़ रहा है, बहुत सारी सीक्वेंस निकलती है। तो ट्राइंगल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हो वीके वगैरह के बारे में, हमारे लिए इतना रेफरेंस हमने उतने ले लिया, ठीक है। तो मोरलेस अभी हम पढ़ने वाले तो बाइनोमियल थ्योरम ही है फर्स्ट टॉपिक के तौर पे, तो इसको वापस लिख लेता हूँ। जनरल टर्म क्या बन गई अपनी, r 0 से लेके n तक एन सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस आर वाई रेज टू पावर r। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको अपन बोलते हैं जनरल टर्म इसकी, ठीक है, जनरल टर्म। और ये कौन से नंबर पे आएगी, अब देखो अगर r की वैल्यू 0 तो फर्स्ट r की वैल्यू r है तो नंबर कौन सा हो, r प्लस 1th टर्म दैट कैन बी रिटर्न एज एन सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस आर। तो जो भी काम करना है अपने को पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड, किसी भी तरह की कोई भी टर्म पूछी जाएगी कि ऐसा एक्स का कोएफिशिएंट किसमें आएगा, कौन सी ऐसी टर्म हो जिसमें एक्स की पावर होगी नहीं, तो सब में आपको टी आर प्लस 1 लिखना है और गिवन कंडीशन के साथ सोल्व करके आर की वैल्यू पता करनी है, जैसे पता लगेगी अपन टर्म निकाल देंगे, ओके। कुछ और एक्सपेंशन भी देख सकते हो आप, x माइनस वाई रेज टू पावर n, तो y को आपने मोरलेस किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस वाई से, तो एक्सप्रेशन तो ऐसे ही बननी है, बस यहाँ पे -1 y की पावर r आएगा तो उसको मैं अलग से -1 उसका बाहर खींच लूँ, -1 रेज टू पावर r एन सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस आर वाई रेज टू पावर r। तो देख पा रहे हो जब r की वैल्यू ओड होगी तो माइनस आएगा, अदरवाइज कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएंगे नॉर्मल x प्लस वाई की पावर n वाले एक्सपेंशन में। एक अपने काम की 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, तो अगर x की बढ़ती पावर में इसको खोल लूँ, देखो यहाँ पे x यहाँ पे y, ठीक है, x की जगह 1 आ गया, y की जगह x आ गया, तो आप सिंपली क्या लिखोगे, एन सी आर एक्स की जगह 1 है तो 1 की पावर तो कुछ भी लिखो, y की जगह x है तो x रेज टू पावर r। देख पा रहे हो x रेज टू पावर r का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है मेरे को, एन सी आर, याद रख सकते हैं अपन इसको। सिमिलरली 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n सिग्मा r इज इक्वल टू 0 -1 रेज टू पावर r एक्स रेज टू एन सी आर एक्स रेज टू पावर r, ओके। तो ये कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंशन थे हमारे, और कोएफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी भी देख लिया आपने कि एक्स रेज टू पावर r का कोएफिशिएंट क्या होगा,
NCR, यहाँ पे -1 रेज टू पावर R NCR। इवन एक भी याद है तो धीरे धीरे उसको बाकी सब में प्रैक्टिस करते करते ये भी काम की तरह याद आने लगेंगे आपको, ठीक है। ओके, तो अब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं जनरल टर्म से रिलेटेड। सो बेसिक एक्सपेंशन हमने देख लिए, तो अब हम कुछ सवाल कर सकते हैं। दो तीन चीज़ों का अपन ध्यान रखना है कि एक तो ये है कि भाई ये हमारी एक्सपेंशन वापस मेंशन कर देता हूँ, NCR x रेज टू पावर n माइनस आर y रेज टू पावर r, यही अपनी क्या है जनरल टर्म TR+1, और एक 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n क्या लिखा था सिग्मा NCR x रेज टू पावर r। सो x रेज टू पावर r का कोफिशिएंट क्या है NCR इस केस में। ओके, अदरवाइज हमेशा TR+1 देखो उससे आइडिया लग जाएगा। अब सवाल करते हैं, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 इन 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब रेज टू पावर 15। ओके, अब एक बात देखो कि इसके अंदर हमें बड़ी तो बाइनोमियल है, तो ट्राइन चार टर्म का कैसे मैनेज करेंगे, तो उसमें देखना चाहिए अपने को ये अंदर का पैटर्न क्या है। ध्यान से देखो, 9th क्लास की छोटी सी चीज़ नजर आएगी इसके अंदर। ये है एक्सपेंशन किसका 1 प्लस एक्स होल क्यूब। सो ओवरऑल ये कुछ नहीं है, ये एक्सपेंशन क्या है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 45 है ना, क्यूब ऊपर पावर 15 है तो मल्टीप्लाई कितना हो गया 45। निकालना अपने को एक्स रेज टू पावर 6, थोड़ी देर पहले सीखा है। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n में एक्स रेज टू पावर r का कोफिशिएंट NCR, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 45C6। इसी तरह से देखो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि x रेज टू पावर r का कोफिशिएंट निकालना है किसमें x/2 माइनस 3/x स्क्वायर होल थिंग रेज टू पावर 10, ठीक है। तो इसकी TR+1 लिख ली जाए, तो TR+1 क्या बनेगी इसकी 10CR x/2 रेज टू पावर r एंड -3/x स्क्वायर होल थिंग रेज टू पावर 10 माइनस r, ठीक है। अब देखो मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म लो सेकंड टर्म लो, मेन चीज़ तो साइन का ध्यान रखना है। सो TR+1 मेरी हो गई 10CR। ओके, x का पावर कितना हो गया, ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर है, ऊपर आई पावर -2 तो -20 प्लस 2r, तो ये हो गया 3r माइनस 20 एंड पीछे -3 रेज टू पावर 10 माइनस r। ओके, अब ये पावर किससे इक्वेट करनी मेरे को 8 से, तो 3r माइनस 20 को मैंने किससे इक्वेट कर दिया, सॉरी x रेज टू पावर 4 पूछा है, इसको पावर 4 से इक्वेट कर दो। सिंपल वही एक्सप्रेशन निकालो जैसा पावर पूछा जा, इक्वेट करो, r का वैल्यू साफ दिखाई दे रहा है 8 आ रहा है। ओके, तो मेरा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 10C8 माइनस 3 रेज टू पावर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इससे अगर मैं इसको उल्टा लिख देता, x रेज टू पावर x/2 रेज टू पावर 10 माइनस r एंड -3/x स्क्वायर रेज टू पावर r। तो देखो x की पावर क्या बनती 10 माइनस r है, क्या आता 10 माइनस 3r। ओके, इसको 4 से इक्वेट करते तो r की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाती। उससे कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके पास -3 का पावर वही स्क्वायर आया है, तो कोफिशिएंट तो वही बना ना, तो 10C8 और 10C2 इक्वल होते हैं। आगे से जाओ चाहे पीछे से जाओ, चाहे आप इसको इसकी घटती पावर्स में लिखो चाहे इसकी घटती पावर्स में लिखो, एक्सपेंशन तो सेम ही बनेगा, बस टर्म्स रिवर्स ऑर्डर में जनरेट होंगी, ठीक है। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। और देखो कोफिशिएंट फॉर x रेज टू पावर 5 निकालना है कि इसके अंदर 1 प्लस x स्क्वायर होल थिंग रेज टू पावर 5, ओके, 1 प्लस x होल रेज टू पावर 4। अब डबल एक्सपेंशन है, अब यहीं पे बाइनोमियल थ्योरम का देखो ब्यूटी, देखो किस प्रकार से देख सकते हो। हमें बोला जा रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको पूरा एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया मेरे पास पावर 4। अब देखो जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो पावर किसके चढ़ेगी
एक्स स्क्वायर के, इसके अंदर मतलब एक्स की सिर्फ और सिर्फ कैसी पावर मिलने वाली है मेरे को, E1। और यहाँ पे x की पावर मेरे को 0 से लेके x की पावर 4 तक सब मिल सकता है। ठीक है, तो केस बनाओ E1 मतलब यहाँ पे x की पावर 0, तो फिर को यहाँ से x की पावर पास लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, दूसरा केस, यहाँ से x की पावर 2, तो पीछे से x की पावर 3, ये बनाया जा सकता है। एक्स स्क्वायर का मतलब इस चीज़ की पावर लगेगी 1, थोड़ी देर के लिए y की तरह सोचो, 1 + y होल रेज़ टू पावर 5, सो y की पावर 1 मतलब 5c1, और पीछे 3 मतलब 4c3। ओके, या फिर x रेज़ टू पावर 4 और पीछे x रेज़ टू पावर 1, पावर 4 का मतलब x स्क्वायर का भी स्क्वायर, y का स्क्वायर, दैट विल बी 5c2, पीछे 1 4c1। अब इसमें अगली पावर क्या आएगी, 6 आएगी, जो कि अपने को चाहिए नहीं। ठीक है ना, 5 तक ही चाहिए, तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो। ये कितना हो गया, 5c1 4c3 20, 5c2 4 40, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 60 आंसर आ गया। ओके, रेस्पेक्टिव टर्म्स कलेक्ट करते जाओ और उनका कोफिशिएंट देखना आता ही है। x रेज़ टू पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 + x रेज़ टू पावर n में NCR। और देखो x रेज़ टू पावर 50 इन 1 + x रेज़ टू पावर 101 इंटू 1 - x + x स्क्वायर होल थिंग रेज़ टू पावर 100। अब ये तो देखो पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहिए अपने को, वो देखने को ट्राइनोमियल टाइप की चीज़ है, पर इसको देखो थोड़ी देर के लिए पावर इग्नोर करो और इन दोनों को देखो। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है 1 + x क्यूब का फैक्टराइजेशन है, a³ + b³ लगाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पावर सेम कर दो, ये क्या बन गया 1 + x रेज़ टू पावर 100 और पीछे वाले भी 100, तो मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, 1 + x³ होल थिंग रेज़ टू पावर 100। अब ये जो पीछे वाला एक्सपेंशन है, इसमें सारी x की पावर कैसे आएंगी, मल्टीपल ऑफ 3। ओके, और यहाँ पे x की पावर 1 है और चाहिए मेरे को 50, तो 1 × x रेज़ टू पावर 50 यहाँ नहीं मिलेगा, और x × x रेज़ टू पावर 49 ये भी नहीं मिलेगा। सो सीधे सीधे बोल सकते हो कि इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या बनने वाला है, परफेक्ट 0। ये टर्म जनरेट ही नहीं हुई। हाँ, अगर मैं आपसे बोलता कि x रेज़ टू पावर 48 क्या होगा, तो 1 × x रेज़ टू पावर 48 मतलब इसकी पावर 16, 100 से 16 हो जाता। ठीक है, या 49 पूछता तो भी कर सकते थे, x × यहाँ पे x की पावर 48, वो भी बन जाता है मेरे पास। ठीक है, इजी, उस तरह से बना सकते थे। तो ऐसे रेस्पेक्टिव टर्म जैसे ऊपर कैलकुलेट किए वैसे ही उठाते जाओ। ओके, आपको निकालना है x रेज़ टू पावर 13 इन 1 - तो सफिशिएंट एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छी खासी क्लैरिटी आ जाएगी किस तरह से एक्सपेंशन को यूज़ करना है। 1 + x + x स्क्वायर + x³ होल थिंग रेज़ टू पावर 4। अब देखो ये जो चीज़ है इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, 1 + x, पीछे की दो टर्म में से अगर मैं x स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ये भी क्या बन जाएगा, 1 + x। सो ये एंटायर एक्सपेंशन क्या बन गया, 1 + x 1 + x स्क्वायर, सबके पावर 4 चढ़ाई हुई है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, 1 - x होल थिंग रेज़ टू पावर 4, 1 + x रेज़ टू पावर 4, 1 + x स्क्वायर रेज़ टू पावर 4। ओके, सो सिमिलर पावर देखो कलेक्ट हो पा रही है यहाँ पे, 1 - x 1 + x, तो एक 1 - x को ड्रॉप कर दो, इस तरह से पहले सिंप्लीफाई करो, रेज़ टू पावर 4। अब देखो फिर से पेयर बन रहा है a + b -b वाला, सो ओवरऑल ये बन गया 1 - x रेज़ टू पावर 4 होल थिंग रेज़ टू पावर 4। ठीक है, x रेज़ टू पावर 13 चेक करना है, तो पीछे वाला एक्सपेंशन में दिख रहा है साफ साफ सारी पावर्स क्या आएंगी, मल्टीपल ऑफ 4 ना, x रेज़ टू पावर 4 पे चढ़ाओगे तो मल्टीपल ऑफ 4। सो x रेज़ टू पावर 13 कैसे आ सकता है, 1 × इसके अंदर x रेज़ टू पावर 13 पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे x और पीछे से 12 तो किया जा सकता है।
तो यहाँ पे x का मतलब कोफिशिएंट कितना हो गया -1 और वहाँ पे 12, तो ये मेरा y है एक तरह से। 12 मतलब y का क्यूब करना पड़ेगा, ओड पावर है तो नेगेटिव में आएगा कोफिशिएंट -4 से। ये याद है आपको 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, क्या लिखा था हमने, सिग्मा -1 रेज टू पावर r एन सी आर एक्स रेज टू पावर r। सो एक्स रेज टू पावर r कोफिशिएंट ये है, तो जब जब ओड पावर है, x की पावर कैसी है, ओड लगाओगे तो आगे माइनस आ ही जाएगा, तो 3 लगा रहे हो ना आप, तो आंसर कितना हो गया, ओवरऑल 4 आ गया आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि इसको प्रॉपर ऐसे फैक्टराइज करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट नहीं करना क्वेश्चन या कोई क्वार्टरनोमियल वगैरह लगा के। ओके, सो आई होप जनरल फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं आप बेसिक आइडिया लगा होगा आपको। अब एक सिंपल सा सवाल है, एनसीईआरटी मिसलेनियस का ही है। एक्सपेंशन है मेरे पास स्क्वायर रूट 2 या 4th रूट ऑफ 2 डिवाइडेड प्लस 4th रूट ऑफ 3, okay, whole thing raised to power n, and they are saying 5th term from the start and 5th term from the end, okay। उसका जो रेशियो है √6/1 है, तो n का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना है। अब आगे से जब चलते हो तो आप तो NC0 से शुरू करते हो और 5th तक पहुँचते पहुँचते आप NC4 पहुँच चुके। पीछे से आओगे तो NCn, NCn-1 और 5th टर्म तक आते आते NCn-4। ओके, तो ये मेरे को आइडिया लग गया, ये क्या है, आगे से जाओगे तो NC4, पीछे से आओगे तो NCn-4। सो T5 फ्रॉम स्टार्ट एंड T5 फ्रॉम द एंड, मैं क्या लिख सकता हूँ, NC4 2 raised to power 1/4 raised to power n-4 and 3 raised to power -1/4 raised to power 4 divided by, पीछे से लिखना शुरू किया, NCn-4 2 raised to power 1/4 raised to power 4 and 3 raised to power -1/4, डिनोमिनेटर में दिया हुआ, पलट के लिख रहा हूँ पहले, raised to power n-4, ये दिया हुआ आपको √6/1। और ये जानते हो कि NC4 NCn-4 सेम होता है, NCR is equal to NCn-R, सिलेक्शन इज एज सेम एज रिजेक्शन। सो ये क्या बन गया, ओवरऑल 2 raised to power 1/4 होल थिंग n-8, और ये बन गया अपने पास, इसको भी रिवर्स कर देते हैं, पावर पॉजिटिव कर देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा n-8। ओके, सो ये हो गया मेरे पास ओवरऑल 2 raised to power 2 into 3 होल थिंग n-8 डिवाइडेड बाई 4, और वो क्या है 2 into 3 raised to power हाफ, तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगी, अपनी हाफ के बराबर। तो देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल करोगे तो n की वैल्यू सीधे सीधे नजर आ रही है, 10 आ रहा आंसर। ओके, इक्वेट कर दो इन दोनों को, पावर्स को, और नजर आ जाएगा n की वैल्यू 10। इजी। एक सिंपल सवाल और देखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एक सिंपल दिया हुआ है a + b raised to power n, ठीक है, वो बोल रहा है कि इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स t1 t2 एंड t3 क्या दी हुई है, 729 7290 एंड 30375। तो अपने को a, b और n फाइंड आउट करके बताना है। अगेन 3 कंडीशन 3 वेरिएबल्स, तो अप्रोच किया जा सकता है क्वेश्चन को। तो लिखो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, NC0 a raised to power n b raised to power 0 दैट इज 729। ठीक है, थोड़ा बहुत गैस भी कर सकते हो आप चीज़ों को। NC1 a raised to power n-1 b raised to power 1 दैट इज 7290। NC2 a raised to power n-2 b स्क्वायर 30375। अब ऐसा देखो 7 to 9 होता है अपने पास, 9 का क्यूब लिख सकता हूँ, 3 raised to power 6 भी लिख सकता हूँ। तो दोनों पॉसिबिलिटी को अगर अपन सेट करने की कोशिश करें, मान लो पहली पॉसिबिलिटी को पहले रैंडमली गैस करके देखो, बाकी तरीका तो सीख ही जाएंगे। ठीक है, ये करना चाहिए अपने को हमेशा। सो 9 raised to power 3 को अगर लेता हूँ तो a को मैं 9 ले रहा हूँ
और n को 3 ले रहा हूँ, तो ये टर्म क्या बनेगी, ये बनेगी 3c1 3 एंड 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और v मेरे को पता नहीं है, 7290। तो बेसिकली हो गया ये कितना, 3⁵ हो गया मेरे पास। तो 3⁵ पे 5 उड़ा दिया तो b की वैल्यू मेरे को 30 नज़र आ रही है। ओके, अब उसको यहाँ पे सेट करने की कोशिश करें तो 3c2 होता है वो भी 3, n को 3 लेके चल रहे तो, और 3 - 2 a का वैल्यू 9 यही हो गया, और इसका स्क्वायर करूँगा 30 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास 900। तो वो बोल रहे हैं 30375 आ जाए, तो वो तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, लास्ट में 2 जीरो तो दिखाई देने ही चाहिए थे, तो ये पॉसिबिलिटी तो रिजेक्ट हो गई। 3⁶ में सोचा जाए कि n की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 3, तो फिर ये टर्म क्या बनेगी, 6c1 6 हो गया एंड 3⁵ हो गया, एंड b ये हो रहा है मेरे पास 7290। 3⁵ नज़र आ रहा है, पूरा उड़ा दूंगा, b की वैल्यू नज़र आ रही थी मेरे को 5, 2b = 10 हो रहा है। इसको सेटिस्फाई कराते हैं, यहाँ पे 6c2 15 होता है एंड 3⁵ कितना होगा मेरे पास, ये 481 हो जाएगा, और b² 25। तो ये कुछ मामला बैठता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को, 81 × 25, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया 15 120 और एक 121, फिर 25 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नंबर बनता है 125 12 कैरी 37 3 और 53। यस, देखो सेट हो गया नहीं, तो मतलब यही आंसर है। ए का वैल्यू अपना है 3, बी का वैल्यू है 5 और एन का वैल्यू है 6, ठीक है। तो इस तरह से अप्रोच किया जा सकता है चीज़ों को, ठीक, अपने ऑब्जेक्टिव अप्रोच में ये रख सकते हो। अदरवाइज अपने को करना क्या पड़ेगा, इक्वेशंस हैं, डिवाइड वगैरह करके चेक करो, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ फर्स्ट 2 इक्वेशंस को, सो वी विल गेट, डिवाइड करने में क्या पड़ा मेरे को, 1/n a/b = 1/10। ओके, इन दोनों को डिवाइड कर दो, सो nc1/nc2 n/n-1, nc2 को क्या लिख सकता है, n-1 डिवाइडेड बाई 2 को ऊपर चला गया, ये फिर से क्या बन जाएगा, a/b = 729 0 डिवाइडेड बाई 30375। तो कैंसिल कर लो इसको, सबसे पहले तो ये n कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल करके देखो क्या बन रहा है अपना, 7290 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 से करके देख लो एक बार, 1 4 5 8 एंड नीचे 6 0 7 5। ओके, 6075 और कैंसिल किया जा सकता है, ये जा रहा है 7 18 89 पे कैंसिल हो रहा है, सो 1 5 6 2 डिवाइडेड बाई 6 63 एंड 7 5 162/675। ये अभी भी और 9 से कैंसिल हो जाएगा, 1 7 8, ये हो गया मेरे पास 7 5 18/75, ठीक है। अब लास्ट में बस 3 से कैंसिल किया जा सकता है, 6/25, सो ये बन गया मेरे पास 6/25। सो 2 इक्वेशन बन गई, 1/n a/b = 1/10, और एक बन गई अपने पास, इस 2 से इसको भी उड़ा सकते हो, 3/25 हो जाएगा, सो 1/n-1 a/b = 3/25। अब इन दोनों को वापस डिवाइड कर दो तो a/b कैंसिल, इस तरह से देखो अप्रोच कर सकते हो इसको।
करोगे तो क्या बनेगा, n माइनस वन बाई एन, ए बाई बी कैंसिल हो गया, ये हो गया 25/10 इंटू 3, तो ये हो गया अपने पास 5, ठीक है, 5/6। तो नज़र आ रहा साफ साफ n की वैल्यू 6 दिख रही है, सेटिस्फाई कर रही है इसको, 5/6 n माइनस 1/n, सो n की वैल्यू 6 आ ही रही है। तो अब क्या करोगे, n की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो अपने को क्या मिल गया, 6 डालने के बाद a बाई बी इज इक्वल टू 6/10 दैट इज 3/5। सो b की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, n पता ही है तो फर्स्ट इक्वेशन से सीधा निकाल ही सकते हो a की वैल्यू, a रेज टू पावर n मेरे पास 7 to 9 दे रखा है, n 6 है, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 3, सो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ऐसे सक्सेसिव डिवीजन करके इन इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है। तो नंबर फेमिलियर था इसलिए मैंने गैस कर लिया। ओके, तो कुछ सवाल लगा लो जनरल टर्म और बेसिक एक्सपेंशन पे बेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन मिडिल टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इस तरह की चीज़ों पे। अब टर्म चाहे कोई भी हो, अपने को ले दे के किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस वाई रेज टू पावर n, जिसको पता है आप कैसे लिखते हो, r इज इक्वल टू 1 to n NCR x रेज टू पावर n माइनस r y रेज टू पावर r, एंड वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है इसके अंदर, n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स रहती हैं, ठीक है। तो वैसी बात है, अगर ये ऑड नंबर है तो बिल्कुल बीच में एक ही टर्म आएगी, इवन नंबर है n प्लस 1 तो 2 टर्म रहेंगी। तो कोरस्पॉन्डिंगली हम बोल सकते हैं मिड टर्म के लिए जो r की वैल्यू है उसको निकालना चाहें तो r होगा n/2 इफ मेरा n क्या हो, इवन, तो ऑटोमेटिकली n प्लस 1 क्या हो जाए, ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल n को आप 6 ले लो, टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 बनी है अपने पास, तो अपनी जो फोर्थ टर्म होगी बिल्कुल बीच में आएगी, फोर्थ के पहले 3 और फोर्थ के बाद में 3, ठीक है। तो r की वैल्यू अपनी 3 आ जाएगी। तो देख लो टर्म कौन सी बनी, मिडिल टर्म tr प्लस 1। एंड अगर r की वैल्यू n की वैल्यू ओड हो जाए तो 2 मिड टर्म निकलेंगी, जिसके लिए r की वैल्यू क्या होगी कोरस्पॉन्डिंग, n माइनस 1/2 n प्लस 1/2 इफ n इज ओड। और आपको पता होगा यही चीज़ अपनी क्या होती है MCR की मैक्सिमम वैल्यू के लिए कंडीशन, ठीक है ना। 61 62 63 बढ़ रहा है, फिर वापस घटने लग जाता है, 63 पे मैक्सिमम आता है। ओके, तो मिड टर्म के लिए तो अपने को ये चीज़ है, तो पहले मिड टर्म की बात कर लें। सवाल देखिए, फाइंड मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 2x² माइनस 3 1/3x रेज टू पावर 11। जैसा ही दिखाई दे रहा है अपने को, n की वैल्यू ओड है, सो r की 2 वैल्यूज निकलेंगी, एक तो 11 प्लस 1/2 दैट इज 6 और एक 11 माइनस 1/2 दैट इज 5। तो कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास tr प्लस को देखा तो 7th टर्म एंड 6th टर्म, ये दो मिडिल में रहेंगी। देख लो टोटल टर्म मेरे पास 12 है, तो 7th के बाद भी 5 टर्म है और 6 के पहले भी 5 टर्म है, तो 6th और 7th कंबाइंड बीच में दोनों मिडिल टर्म बोली जाएंगी। इनको निकाल के देखोगे तो क्या आएगा मेरे पास, 11c6 2x² रेज टू पावर 5 माइनस 1/3x रेज टू पावर 6, और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी अपने पास 6th टर्म 11c5 2x² रेज टू पावर 6 माइनस 1/3x रेज टू पावर 5। सिंपल NCR का फॉर्मूला लगाना, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना अपने को R निकालने के बाद। ओके, एक सिंपल सा सवाल है कि NCERT में दिया होता है 1 प्लस x रेज टू पावर 2n, इसके एक्सपांशन में जो मिडिल टर्म होगी वो आपको प्रूव करना, वो क्या आएगी 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू x रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर n। ओके, ये मेरी मिडिल टर्म बनेगी। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो r कैसे निकालते हो आप, इसका एक्सपोनेंट देखो 2n, इवन नंबर है, सो r का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, इसका आधा 2n/2 दैट इज n। ओके, मतलब अपनी जो जनरल टर्म बनेगी वो n प्लस 1 टर्म बनेगी। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n प्लस 1 है, इसके पहले भी n टर्म, इसके बाद में भी n टर्म्स, तो बीच में ये टर्म आएगी, तो ये क्या बनेगी 2ncn, ओके, एंड x रेज टू पावर n, ये बन गई अपनी मिडिल टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करना है,
तो सिंपल एनसीआर का फॉर्मूला लगाया, 2n से n को क्या लिख सकते हो आप, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर n। अब 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 2 3 4 अप टू हाउ मैनी टर्म्स, 2n नेचुरल नंबर तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो अब देखो जैसे ये मेरे को प्रूव करना है, 1 से लेकर 2n तक नेचुरल नंबर है जिसमें से n ऑड और n इवन है, तो इवन वाले सारे अलग कर लिए आपने, 2 4 6 अप टू 2n, ओड वाले सारे अलग कर लिए, 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर n। अगर ये 2n इवन नंबर्स हैं, इन सब में से भी मैं क्या करता हूँ, 2 2 कॉमन निकाल दो, 2 रेज़ टू पावर n आ जाएगा, और 1 2 3 अप टू n प्रोडक्ट 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर n। तो ये जो चीज़ बन गई अपनी n फैक्टोरियल तो है, तो ये क्या होगी, कैंसिल होगी एक से। तो अकॉर्डिंगली देख सकते हैं आप, ये आ गया मेरे पास कंटिन्यूड प्रोडक्ट, एक 1 3 5 2n माइनस 1 इंटू डिवाइड बाई n फैक्टोरियल 2 रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर n। तो ये अपनी आ गई मिडिल टर्म n प्लस 1th टर्म। इजी। चलिए एक और सवाल करो, मेरे को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x रेज़ टू पावर n, ठीक है। इसका जो मिडिल टर्म है वो दिया हुआ अपने को 924x रेज़ टू पावर 6। साइन का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, ओके। तो इसमें एक चीज देख सकते हैं अपन कि मिडिल टर्म एक ही बताइए आपको ना, दो तो बता ही नहीं है, तो इसका मतलब n पक्का एक इवन नंबर ही है। सो r का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, n/2। तो मिडिल टर्म आप क्या लिखोगे, NCR x स्क्वायर का पावर n माइनस r 1/x का पावर r। सो दिस विल बिकम NCR x रेज़ टू पावर 2n माइनस 2r, और एक माइनस का नीचे से भी आएगा तो 2n माइनस 3r, ये बन गया, ओके। सो कंपेयर करो, ये चीज़ मेरी 6 के इक्वल है, ये चीज़ मेरी 924, और r की वैल्यू तो आपको n/2 दे ही रखी है, सोल्व कर सकते हो। 2n माइनस 3 टाइम्स r की वैल्यू n/2 दैट इज गिवन 6, 2n माइनस 3 n/2 n/2, n की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। बस वेरीफाई कर लो, 12 से 6 की वैल्यू 924 आती है क्या, तो चेक कर सकते हो ना आप, 12 11 10 9 8 7, 6 फैक्टर्स ऊपर नीचे, 6 5 4 3 2 1, ओके। काफ़ी सारा सामान कैंसिल हो रहा है, 12 कैंसिल हो गया, 6 2 जा, और ये 4 2 जा 8, ये भी कैंसिल, 3 3 जा 9 एंड 5 2 जा 10। सो ये बच गया मेरे पास कितना, 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 12 इंटू 7, सो 11 इंटू 84, ये कितना हो गया मेरे पास 4, यस 924 आ रहा है, सो वेरीफाइड है, ओके। सो n की वैल्यू कितनी आएगी, 12। इजी। तो ये किया अपन ने किस पे, मिडिल टर्म पे। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट का मतलब सिंपली क्या है, x रेज़ टू पावर 0, वेरिएबल की पावर 0। कुछ आसान सवाल लगाते हैं, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, बेसिकली कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिपेंडेंट ऑफ x इन 2x स्क्वायर माइनस 1/3x होल थिंग रेज़ टू पावर 6। अब देखो अपने को बाइनोमियल की अगर बात, तो हम डायरेक्टली गैस भी कर सकते हैं बिना जनरल टर्म लिखे भी, क्योंकि मेरे को पता है टोटल पावर इस तरह से बांटनी है कि ये कैंसिल हो जाए। तो मेरे को दिख भी रहा है कि 6 है ना ये, तो अगर मैं किस तरह से बांट सकता हूँ इसको, इसको दे दो 4, इसको दे दो 2, तो x रेज़ टू पावर 4 ऊपर भी आ जाए, x रेज़ टू पावर 4 नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आप r की वैल्यू क्या डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, या r की वैल्यू 4 भी ले सकते हो, है ना। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 6c4 2x स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 माइनस 1/3x रेज़ टू पावर 4। देख पा रहे हो आप, ऑटोमेटिकली मेरे x की सारी टर्म कैंसिल हो रही है, तो क्या बन रहा है 6c4 2 रेज़ टू पावर 2
1/3 64 अपना 15, 62 की इक्वल ही होता है 4/81। सो कैंसिल कर लो 5 27 20/27 मेरी क्या आ गई, कॉन्स्टेंट टर्म आ गई इसके अंदर। और अदरवाइज आप मेथड से करना चाहो तो TR+1 लिखो तमीज से, NCR 2x² रेज टू पावर n माइनस आर माइनस 1/3x रेज टू पावर r। सो ये क्या बन जाएगा अपने पास, NCR 2 रेज टू पावर n माइनस आर माइनस 1/3 रेज टू पावर r, और x का पावर कितना हो जाएगा 2n माइनस 3r। ठीक है, n का वैल्यू मेरे को 6 दिया हुआ है, तो 2n माइनस 3r को आपको पावर 0 करनी है। सो 6 2 12, तो r का वैल्यू डायरेक्टली कितना दिख रहा है 4। तो इंडिपेंडेंट करने का मतलब आपको पावर 0 करनी और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए एक ठीक ठाक सवाल लगाते हैं। फाइंड कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x 2x³ इंटू 3x² माइनस 1/3x रेज टू पावर 9। ओके, सो आगे इंटू पे कुछ पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप पीछे वाले का जनरल टर्म तो लिख ही दो, क्या बन गया 9CR 3x²/2। ओके, काफ़ी पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो ध्यान से समझना अपने को। 9 माइनस r माइनस 1/3x होल थिंग रेज टू पावर r। ओके, सो ये बन गया मेरे पास 9CR 3/2 रेज टू पावर 9 माइनस r माइनस 3 रेज टू पावर r, और x की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास, डबल क्या 18 माइनस r, एक r नीचे से भी आएगा 18 माइनस 3r। ठीक है, अब देखो ये चल रही है मेरे पास सीरीज इस प्रोडक्ट के अंदर, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 1 प्लस x 2x³ से, 1 प्लस x प्लस 2x³ से। सो कांस्टेंट टर्म बनाने का मतलब पूरे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, सो ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट का मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, x की पावर 0 वाली टर्म से, x मल्टीप्लाई होगा किससे, x रेज टू पावर -1 से, ताकि कांस्टेंट बन जाए, और x³ मल्टीप्लाई होगा किससे, x रेज टू पावर -3 से। तो कोरस्पॉन्डिंग अपन क्या निकाल लेते हैं, r की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की पावर 0 का मतलब 18 माइनस 3r 0, मतलब r का वैल्यू हो गया 6। 18 माइनस 3r इज इक्वल टू -1, r की वैल्यू इसमें रिजेक्ट ही करनी पड़ेगी क्योंकि नेचुरल नहीं आ रही है, देखो 19/3 आ रही है। एंड 18 माइनस 3r इज इक्वल टू -3, सो r बिकम्स 7। ओके, तो ले देके अपने को बस यही दो काम किए, इनसे देखना है। तो 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, और उसके लिए मेरा r की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो मैं पुट कर सकता हूँ 9c6, r की वैल्यू 6 आ गई, 3/2 रेज टू पावर 9 माइनस 6 3 हो गया, माइनस 1/3 रेज टू पावर 6। ओके, प्लस यहाँ से x का कोफिशिएंट 2, और पीछे से मेरे को किसका उठाना है, x रेज टू पावर -3, तो उसके मेरे को r की वैल्यू 7 डालनी पड़ेगी। तो क्या बन गया ये 9c7 3/2 रेज टू पावर 9 माइनस 7 2 माइनस 1/3 रेज टू पावर 7। ठीक है, तो इजीली आप इसको कर सकते हो सिंप्लीफाई। ठीक है, 9c6 को 9c3 लिख सकते हो, ये होगा मेरे पास 987 डिवाइडेड बाई 6, सो हो गए 12 7 84, 3³ 3 रेज टू पावर 6, यहाँ पे हो गए 27, नीचे एक 8 भी आ गया, और ये पावर 7 है, माइनस में तो और आगे आ जाएगा। 9c2 हो गया मेरे पास 9c7 9c2 की वैल्यू हो गई अपने पास 36 इंटू 3 का स्क्वायर, नीचे 3 का पावर 7, तो नीचे 3 की पावर 5 हो जाएगी, दैट इज 81 इंटू 3 243 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ओके, तो कर सकते हैं इसको, 9 4 36, ये 9 4 से 4 कैंसिल, ये 2/27 हो गया, और ये 2 21, ये हो गया 21/54। सो सिंप्लीफाई कर दो, 21 माइनस ये 2/27 है, तो 4/54 इसको भी लिख सकता हूँ, तो मेरे पास ये हो गया 17/54 आंसर।
तो ये तो आप सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो। सिंपल मेरा बताने का पर्पज ये था कि इस तरह से जब एक्सप्रेशन आती है मल्टीपल में, तो अपने वो पीछे जनरल टर्म लिख लो, कोरोस्पोंडिंग टर्म को मल्टीप्लाई करने से x की पावर 0 बनानी है। ओके, तो ये था आपका टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करते हैं। अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के मतलब मैं x और y की कुछ वैल्यू फिक्स करके दूंगा आपको, कोरोस्पोंडिंग टू डेथ आपको सबसे बड़ी वैल्यू बात करनी है। ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे बड़े बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपको पता है कि r की वैल्यू n/2 if n even, तो r की वैल्यू n-1/2 n+1/2 if n is odd। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल टर्म के मैक्सिमम होने की, जब आप x और y की वैल्यू फिक्स कर देते हैं कुछ, तो काम वही जनरल टर्म से ही लेना है। अब मैं बोलता हूँ अगर मेरी TR+1 क्या हो जाती है, ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म बोलने का मतलब इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो अपनी सबसे बड़ी आती है। ठीक है, मतलब अगर ये सबसे बड़ी टर्म है एब्सोल्यूट, तो इसका अपने से पीछे वाली से रेशो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आगे वाली से भी लेना चाहे तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, बस इसी को बेसिस बनाएंगे, इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे और आर की वैल्यू फिक्स कर देंगे। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलो फिर सवाल देखते हैं। इसमें अपने को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है, 3 - 5x रेज़ टू पावर 15, और बोलना है कि जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगी जो वो कब आएगी, x = 1/5 पे मिलेगी मेरे को। ये मेरे को शो करके दिखाना है। ठीक है, तो मैंने TR+1 लिखी, इसकी क्या बननी भैया, 15CR 3 × 15 - r n - 5x रेज़ टू पावर r। तो अपने को पता है इसका रेशो लेना है अपने को TR+1 का TR से, एब्सोल्यूट वैल्यू का। तो माइनस को आप इग्नोर भी कर सकते हो। 15CR 3 × 15 - r 5x रेज़ टू पावर r डिवाइडेड बाई 15CR - 1 3 × 15 - r +1 n - 5x रेज़ टू पावर r -1। मोड लगा हुआ इसलिए मैंने माइनस को उड़ा दिया। ठीक है, अब देखो ये चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली NCR/NCR -1। बाइनोमियल कोएफिशिएंट की 4 प्रॉपर्टीज़ है अपने पास, जिनमें से एक काफ़ी काम की है, n - r + 1/r, वो यूज़ कर लेते हैं। 15 - r + 1/r, ये क्या बच गया अपने पास, 5x नीचे बच गया 3। ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सो x की वैल्यू 1/5 है, तो मेरे को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू 1/5 लूँगा तो ये कट जाएगा। सो 15 - r + 1 डिवाइडेड बाई r मस्ट बी ग्रेटर देन 3। r को उधर फेंको, माइनस को उधर फेंको, तो ये आ गया 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4r। सो r की वैल्यू आ गई मेरे पास लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, सो जब भी अपने पास जब इक्वल टू पे साइन पे क्लोज हो गए ना, तो r की वैल्यू अपन 4 भी ले सकते हैं, r की वैल्यू अपन 3 भी ले सकते हैं। दोनों पे ही मेरे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगी। निकाल के देखो, अगर मैं r लेता हूँ 4, तो मेरा एक नंबर क्या बनेगा, 15C4 इंटू 3 × 15 - 4 दैट विल बी 11 और -5x रेज़ टू पावर 4। तो x की वैल्यू 1/5 ले ली थी, तो 1 हो गया ख़त्म। और यहाँ पे लेता हूँ 15C3 3 × 12, और ये 1 ही बनेगा अगेन। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हो तो वैल्यू इसी से निकलनी अपनी। तो 15C4 का मतलब हो गया 15 14 13 11 डिवाइडेड बाई 4 3 2 1 इंटू 3 × 11। सो ये सोल्व करके कितना हो गया मेरे पास, 15 14 13 12, 4 3 × 12 कैंसिल, 2 बचा 7, ये आ गया। सो दैट इज़ 15 × 7 × 13 × 3 × 11। ठीक है, तो नीचे वाली क्या सोल्व होकर आ रही है मेरे पास, ये 15C3 मतलब 15 14 13 डिवाइड बाई 3 2 1
इंटू 3 रेज टू पावर 12 था, ये 7 आ गया। अब देख रहे हो ये 11 हो गया, तो सेम वही बन रहा है। तो जब ऐसा इक्वल टू आ जाए, इसका मतलब बराबर 1 भी हो सकती है, मतलब टी आर प्लस 1 और टी आर बराबर भी हो सकती है। तो क्रॉसपॉन्डिंगली आप बोल सकते हो टी बराबर 4 टी आर प्लस 1 के लिए, और जस्ट पीछे वाली टर्म मेरे पास टी आर, तो आर की दोनों वैल्यू ले सकते हो, 3 भी और 4 भी। तो अपनी जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू की टर्म्स जो होंगी वो T5 भी हो जाएगी और T4 भी हो जाएगी। कब? x इज इक्वल टू 1/5 के लिए। ठीक है, तो सिंपल करना अपने को यही है, रेशो लेना है। फाइंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अब देखो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपको पता है कि r इक्वल टू n/2, अगर n इवन हो और ओड हो तो n-1/2 n+1/2 पे आता है। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के अलावा सब कुछ, मतलब वेरिएबल को आपको क्या अज्यूम कर लेना है, 1। तो जब भी अपने ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात आएगी सारे वेरिएबल्स को अपन क्या डाल देंगे, 1। ठीक है, तब अगर मैं ऐसा मान लूँ कि टी आर प्लस 1 टर्म के अंदर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आएगा, तो उसका टी आर के साथ रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 15CR, 1 का कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, x को 1 कर ही चुको, रेज टू पावर r, और 15C r-1 टी आर की वैल्यू, और 2/3 रेज टू पावर r-1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो ये क्या बन गया, NCR अपॉन NCR-1, n-r प्लस 1 अपॉन r, और ये बच गया 2/3, है ना, r नीचे r-1, एक ज़्यादा है पावर ऊपर। सो ये सीन बन गया अपने पास 32 - 2r ग्रेटर देन 3r। सो 5r लेस देन इक्वल टू 32, सो r लेस देन इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग, ओके 6.4 ही आ रहा है वैसे तो। सो r की वैल्यू कितनी ले लोगे, 6। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या हो गया अपने पास, r की वैल्यू 6 है, टी आर प्लस 1 वाली अपनी ग्रेटेस्ट टर्म थी, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई, 15C6 2/3 रेज टू पावर 6। ये हो गया अपना ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। इजी, ओके। एक छोटा सवाल और कर लेते हैं। फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म in 1 plus 4x raised to power 8 when x is equal to 1/3। प्रोसेस सेम है, घबराना नहीं। इसमें टी आर प्लस अगर ग्रेटेस्ट है तो इसका टी आर के साथ रेशियो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सब पॉजिटिव ही है तो मोड लगाने की आवश्यकता है नहीं। सो 8CR 4x रेज टू पावर r डिवाइड बाई 8CR-1 4x रेज टू पावर r-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये क्या हो गया, वही सेम प्रॉपर्टी n-r प्लस 1 अपॉन r, ऊपर बच गया 4x, x की वैल्यू 1/3 दे ही रखी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो ये बन जाता है अपने पास कितना भाई, 9 - r का हो गया 36 - 4r ग्रेटर देन इक्वल टू 3r। सो 7r इज लेस देन 36, सो r इज लेस देन 5 पॉइंट समथिंग। सो r का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 5। सो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगी अपनी, 8C5 4x का वैल्यू 1/3 था रेज टू पावर 5। ये कौन से नंबर पे आ रही है, T6 TR प्लस 1। ओके, सो आई होप आपको मिडिल टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालने के बारे में एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो सवाल लगा लो आप उस पर। अब तक अपन ने देखो बेसिक जनरल टर्म का यूज सीख लिया है। अब देखो कॉन्जुगेट एक्सपेंशंस जो होते हैं, कॉन्जुगेट मतलब आपस में जुड़े हुए, ये चीज इनको जोड़ दो या घटा दो तो क्या इम्पैक्ट आने वाला अपना। तो आपको पता है कि ये जो खुल के क्या बनता है अपने पास, NC0 x रेज टू पावर n प्लस NC1 x रेज टू पावर n-1 NC2 x रेज टू पावर n-2 y स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा ये। और इसको करूँ तो जहाँ जहाँ y की पावर ओड है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, x रेज टू पावर n माइनस NC1। देख लो जहाँ जहाँ पे ओड कोफिशिएंट्स हैं, है ना, NC3 NC2, वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ओड वालों पे NC1 NC3 NC माइनस NC3 x रेज टू पावर
एन माइनस थ्री वाई क्यूब एंड सो ऑन। तो अगर आप इनको ऐड करते हो तो क्या होगा, ओड वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा मेरे पास, 2 टाइम्स ओनली इवन, इवन इन आर वाले, एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर एन, एन सी टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, एन सी फोर एक्स रेज टू पावर एन माइनस फोर एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे इनको तो इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ओड वाले बचेंगे। बस इसी बात का फायदा उठाएंगे अपन इस तरह के कॉन्जुगेटेड एक्सपेंशंस में। ठीक है, तो इनकी एप्लीकेशन भी दिख जाएगी आपको आगे आने वाले इलस्ट्रेशंस में, और कुछ कुछ बेसिक रिजल्ट्स, इनइक्वेशंस वगैरह कैसे प्रूव कर सकते हैं वो भी देखेंगे। ओके, इस तरह से आप चलते रह सकते हो, NC3 NC5 वगैरह वगैरह। ओके, तो सबसे पहले तो एक छोटा सा इनइक्वालिटी प्रूव करते हैं। आपको बताना है कि विच वन इज ग्रेटर, सिंपल सा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, 99 रेज टू पावर 50 प्लस 100 रेज टू पावर 50 एंड 101 रेज टू पावर 50। ठीक है, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये सम दिया हुआ है अपने पास। तो थोड़ा सा सिमेट्री देखने की कोशिश करो, 99 है, 100 है, 101 है। तो ये 101 बेसिकली क्या है, 100 प्लस 1, और 99 क्या है, 100 माइनस 1। ओके, तो इन दोनों को कंपेयर करना मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा। किनको, 99 और 101 को। तो रादर देन मैं ये निकालूँ, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। 101 रेज टू पावर 50 माइनस 100 माइनस 1 विच इज 99 रेज टू पावर 50। ठीक है, तो बेसिकली क्या बन गया अपने पास, ये x प्लस 1 x माइनस 1 रेज टू पावर 50। तो ये क्या आने वाला है, 2 टाइम्स ऑल ओड टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 50c1 से चालू हो जाओ, 50c1 100 रेज टू पावर हाउ मच, 49 प्लस 50c2 50c3 ओड इंडेक्स वाले लेने अपने को, 100 रेज टू पावर 47 प्लस 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 अदर टर्म्स अंदर पहुंचाओ। देखो ये क्या बन गया मेरे पास, 2 इंटू 50 100 हो जाएगा, 100 इंटू 100 रेज टू पावर 49, 100 रेज टू पावर 50 प्लस 2 टाइम्स अदर। इसका मतलब ये सम है, ये 2 रेज टू पावर 50 प्लस समथिंग है, तो डेफिनेटली ये जो पूरी चीज़ है 100 रेज टू पावर 50 से तो बड़ी होगी ना। तो मैंने क्या शो कर दिया कि 101 रेज टू पावर 50 माइनस 99 रेज टू पावर 50 इज मोर देन 100 रेज टू पावर 50। तो आपको पता लग गया होगा कि 101 रेज टू पावर 50 इज मोर देन 99 रेज टू पावर 50 प्लस 100 रेज टू पावर 50। ठीक है, तो ये जो पैटर्न बनता है ना अपने पास x प्लस 1 x माइनस 1 का, उसको ध्यान से देखना है अपने को। और देखो सिंपल से सवाल, वैल्यू निकालनी है 1 प्लस रूट 7 रेज टू पावर 7, 1 प्लस रूट 2 रेज टू पावर 7 प्लस 1 माइनस रूट 2 रेज टू पावर 7। ओके, तो वही चीज़ बन रही है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ऐड कर रहे हो तो क्या बनने वाला है, 2 टाइम्स इवन r वाली टर्म्स बन जाएंगी। तो 7c0 रूट 2 एक्स की तरह सोचो, 7c2 रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2, 7c4 रूट 2 रेज टू पावर 4 दैट इज 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7c6 रूट 2 की पावर 6 दैट इज 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 7c2 21 42, 7c3 35 इंटू 4 140, 7c6 7c1 7 ही होगा इंटू 8 56। तो इसको ऐड कर लो, सोल्व करके पता लग जाएगा अपने को। ठीक है, ऐसे एक सिंपल एग्जांपल और लूँ, रूट 3 प्लस 3 रेज टू पावर 5 माइनस रूट 3 माइनस 3 रेज टू पावर 5। ओके, ओड इंडेक्स है तो मैं इसको आराम से 3 प्लस रूट 3 रेज टू पावर 5 माइनस कॉमन खींच लूँ बाहर, तो 3 माइनस रूट 3 रेज टू पावर 5 हो गया। ठीक है, थोड़ा और गौर से देखा जाए
तो इसमें √3 कॉमन निकाला जा सकता है, यहाँ से भी √3 कॉमन निकाला जा सकता है। तो √3 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस √3 प्लस √3 माइनस 1 ठीक है। तो अगर ये 1 के साथ ही चलेगा तो ज़्यादा सुंदर रहेगा, मेरे लिए मैनेज करना इजी हो जाएगा। तो मैं माइनस को एडजस्ट ही कर लेता हूँ, 1 माइनस √3 तो देख पा रहे हो आप 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओनली मेरे पास बचेगा ओड आर वाली टर्म्स, 2 टाइम्स ओड आर का मतलब क्या हो गया 5c1 √3 प्लस 5c3 √3 का क्यूब 3√3 एंड 5c5 √3 ओके। तो बस इनको मल्टीप्लाई करो, कोरस्पॉन्डिंग आंसर निकाल सकते हो आप सिंप्लीफाई करके, इजी आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही बहुत सिंपल सवाल ये भी पूछा जा सकता है 1/√4x + 1, अंदर मेरे को दे दिया 1 + √4x + 1 डिवाइडेड बाई 2 होल थिंग रेज़्ड टू पावर 7 माइनस 1 माइनस √4x - 1 होल थिंग डिवाइडेड बाई 2 एंड रेज़्ड टू पावर 7। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको एक्सपेंड करोगे तो पॉलिनोमियल बनना है, ये बनना भी कि नहीं बनना चेक कर लेंगे। डिग्री बतानी मेरे को, डिग्री बेसिकली हाईएस्ट पावर ऑफ x बता दो, काम चल जाएगा। तो 2 × 7 को तो बाहर फेंक दो, ये क्या कितना बन गया 2 × 7 √4x + 1। ओके, सो अंदर क्या बना मेरे पास 1 + x + 5 और x - 5 सब्ट्रैक्ट करो तो ओड x वाली बचेंगी। तो 7c1 √4x raised to power 1, 7c3 √4x raised to power 3, 7c5 √4x + 1 raised to power 5 and 7c7 √4x + 1 raised to power 7। अब देखो सब में √4x + 1 तो कॉमन आएगा, बाहर वाले से कट जाएगा, इसका मतलब रूट वाला काम तो खत्म, और सबसे बड़ा जो पावर बचेगा मेरे पास वो यहीं बचेगा। क्या दिख रहा है अपने को, ये 4x + 1 का होल क्यूब हो जाएगा, पावर 6 बचेगी ना, तो साफ दिखाई दे रहा है। डिग्री कितनी है अपने पास, एक्सपैंड करोगे इसको तो पावर 3 दिखेगी हाईएस्ट। ठीक है, तो अब जो मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। इस तरह के पेयर अप करके बहुत सवाल मिलते हैं अपने को। हमें दिया हुआ है 9 + √80 रेज़्ड टू पावर n कुछ भी ले लो आप, अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑब्वियस सी बात एक नंबर है जिसको किसी भी पावर पे खोलोगे तो 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है उसको। i क्या है अपना इंटीजर पार्ट, मतलब प्योर इंटीजर, और f क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। जिन लोगों ने फंक्शंस पढ़ा है थोड़ा बहुत वो थोड़े अवेयर होंगे फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट का मतलब क्या है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट अपना 0 से 1 के बीच में होता है। बेसिकली अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 3.7 तो ये इसको 3 + 0.7 आप लिख सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट अपन हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लेते हैं। तो पूरा इंटीजर बचा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो इसमें 2-3 चीज़ें प्रूव करनी है आपको। पहली चीज़ तो i जो है वो ओड इंटीजर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, और ये प्रूव करके बताना है कि i + f × 1 - f, ये 1 आएगा मेरे पास। ठीक है, तो सवाल का पैटर्न समझने की कोशिश करना, मेथड क्या कर रहा हूँ वो देखने की कोशिश करना। ठीक है, इसका यूज़ करके हम इस तरह के सवाल और भी बनाए जा सकते हैं, करके भी देखिएगा आप असाइनमेंट में। तो एक चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, √80। तो √80 बेसिकली क्या 8 पॉइंट समथिंग, और ये मेरा 9। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मेरा क्या है <1 तो है ही है। तो आप ये तो मानते हो ना कि भाई 9 - √80 रेज़्ड टू पावर n एक प्योर फ्रैक्शनल पार्ट होगा, लेट्स से f'। ठीक है, f' भी क्या होगा मेरा 0 से 1 के बीच की कोई क्वांटिटी होगी, और 0 भी नहीं होगी क्योंकि कुछ ना कुछ नंबर तो है ही। ठीक है, अब ऐसा देखो मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं पेयर बना सकूँ।
देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों को जैसे ही तुम जोड़ोगे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो अपने को पता है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जैसे जोड़ा जाएगा तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई जोड़ रहे हो तो ओनली मेरे पास इवन आर वाली टर्म्स बचेंगी। तो जोड़ने के बाद ये क्या आएगा 2 टाइम्स इवन आर वाली टर्म्स एन सी 0 9 रेज टू पावर n, एन सी 1 9 रेज टू पावर n, एन सी 2 n माइनस 2 रूट 80 का स्क्वायर। अब देखो r हमेशा इवन है तो रूट 80 की पावर हमेशा क्या लगेगी इवन, तो रूट तो हट जाएगा। तो इसका मतलब ये तो तय है कि ये पूरी चीज़ क्या है, प्योर इंटीजर है। क्या है? प्योर इंटीजर। और गैस कर सकते हो प्योर इंटीजर भी कैसा है वो, ये अंदर की बात कर रहा हूँ, ये 2 के अलावा जो है ओड इंटीजर बनेगा ये, क्योंकि देखो ये जो नंबर है ये तो ओड है और पीछे वाले में सब में 80 तो चल ही रहेगा कम से कम, तो पीछे वाला हिस्सा इवन है, इवन प्लस ओड इंटीजर आना है। पर ओवरऑल तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये पूरा एक्सप्रेशन इवन इंटीजर ही कहलाएगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन? सो ये चीज़ बराबर करके क्या हुई, आपने ऐड की है तो आई प्लस एफ डैश। ओके, सो आई ये पूरा एलएचएस इंटीजर है तो आरएचएस में इंटीजर होगा और आई तो इंटीजर है ही, मान के चल रहे हो, तो ये भी बात तय हो जाती है कि एफ प्लस एफ डैश भी क्या है, इंटीजर ही है। ओके, सो एफ के बारे में पता है मेरे को, ये 0 से 1 के बीच में है, एफ डैश की भी 0 से 1 के बीच में है, दोनों को ऐड किया क्या बन गया, एफ प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में, और वो भी कोई इंटीजर, तो साफ दिखाई दे रहा है 0 से 2 के बीच में जो इंटीजर बनेगा एफ प्लस एफ डैश को 1 ही होगा। ओके, सो एफ डैश की वैल्यू भी पता लगी 1 माइनस एफ, इसका काम मैं लूँगा। दूसरा ये पता लगे कि 1 है, मतलब ये जो आपकी आर एच एस आई थी आई प्लस 1 है। अब आई प्लस 1 पूरा क्या है, इवन इंटीजर, तो आई कैसा होगा, ऑब्वियस ही बात ओड इंटीजर ही होगा ना। आई प्लस 1 अगर इवन है तो आई कैसा होगा, ओड इंटीजर। तो पहली बात तो प्रूव हो गई। दूसरा मेरे को क्या प्रूव करना था, आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ। सो आई प्लस एफ क्या था अपना 9 प्लस रूट 80 रेज टू पावर n, और 1 माइनस एफ एफ डैश है ही जिसको आपने अज्यूम किया था खुद ही 9 माइनस रूट 80 रेज टू पावर n। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करो तो 81 माइनस रूट 80 का स्क्वायर 80, तो 1 की पावर n 1 आ गया। ओके, तो इसमें जो क्रक्स होता है ना, फ्रेम करने का जो तरीका होता है वो ऐसे ही चलता है कि डिफरेंस जो होता है ना वो प्योर फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ओके, सो घूम फिर के सवाल यहीं तक ही आएगा। अब ये जो डिफरेंस है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कभी 2 भी बन सकता है 3 भी बन सकता है तो वो अपन देख लेंगे। अब देखते हैं मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। ऑल तो हमने देखो चैप्टर के पहले हिस्से में, अब देखते हैं मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। वैसे हमने लेक्चर के पहले हिस्से में ही बताया था इसके बारे में, जनरल टर्म एटसेट्रा, ठीक है, किस तरह जनरेट होती हैं। कि हम अगर मान लो 3 का लें एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर n, तो मोर और लेस आप क्या कर रहे हो, n पावर्स को बिखेर रहे हो इसके अंदर। सो कुछ पावर मान लो x के पास चली गई, कुछ y के पास चली गई और बची कुछ z के पास चली गई, तो मतलब टोटल पावर तो है अपनी n ही। तो ये इस टर्म का कोफिशिएंट क्या बनेगा, जितने तरीके से अल्फा x और बीटा y और गामा z एक रो के अंदर अरेंज हो जाए, वो इस तरह से होता है। सिग्मा लगा दो फॉर ऑल पॉसिबिलिटी, इसलिए पूरा एक्सपेंशन तैयार है। तो ये जो पीछे का हिस्सा है अपना, यही क्या है अपनी जनरल टर्म। ठीक है, जो कुछ भी करना है अपने इसी से करवाना है। तो सवाल देखते हैं, हमें बोला जा रहा है कि x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है किसके अंदर, 1 प्लस 3x माइनस 2x क्यूब रेज टू पावर 10। ठीक है, वैसे देखो कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसको 2 पावर दे दो, इसको 1 दे दो, तो इसको कुछ भी मत दो, या 7 पावर इसको दो, बाकी दोनों कुछ भी मत दो। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो उनको फिगर आउट कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि मेरी जनरल टर्म क्या बनेगी, 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल 1 रेज टू पावर अल्फा 3x रेज टू पावर बीटा माइनस 2x क्यूब रेज टू पावर गामा। तो ये क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल
3 रेज टू पावर बीटा एंड माइनस 2 रेज टू पावर गामा, एक्स रेज टू पावर कितना होगा मेरे पास बीटा प्लस 3 गामा। ठीक है, तो जैसे हमने बाइनोमियल के लिए किया है वैसे सेम इसमें भी करोगे। तो एक्स रेज टू पावर 7 निकालना ना आपको, तो एक चीज़ तो अपने को दिख गई कि इस चीज़ को क्या करना है 7, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई दैट बीटा प्लस 3 गामा को रखना है 7। दूसरा बाई डिफॉल्ट एक इक्वेशन अपने पास है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 10। तो इन दोनों को ध्यान में रखो और केस बनाते हैं जब अल्फा बीटा गामा कोरस्पॉन्डिंग। सो मैं लिखता हूँ अल्फा बीटा गामा। ओके, सो बीटा को मान लो आप 0 कर दो तो गामा की वैल्यू नेचुरल नहीं आ रही है, तो बीटा को कम से कम क्या रखना पड़ेगा मेरे को 1 रखोगे 7 माइनस 1 तो गामा की वैल्यू 2 आ गई, तो बच्चों किसी किसके पास चलेगी अल्फा के पास। ये देखो अपने केस गैस भी किया था, इसको 1 दो इसको 2 दो तो टोटल पावर 7 हो ही जाएगी। बीटा को 2 दे सकते हो कि नहीं 5 हो जाएगा। बीटा को 3 दे सकते हैं नहीं, बीटा को 4 दे सकते हो। बीटा को 4 दे दोगे तो गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो पावर 4 और 3 इसकी उठा के 7 बन जाएगी, यहाँ पे आ गया 5। और बीटा को मैं क्या दे सकता हूँ 4 दे दिया आपने, 5 दे सकते हो क्या बीटा को 5, बीटा को 7 दे सकते हो। 7 दोगे तो गामा 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, और कोई केस बनेगा नहीं, बीटा की वैल्यू से ज़्यादा जाएगी नहीं। तो यही 3 है अपने पास। तो कोरस्पॉन्डिंग अपने पास कोफिशिएंट क्या बनेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 रेज टू पावर बीटा जो कि 1 है और माइनस 2 रेज टू पावर गामा। गामा 2 है तो ये 2 की पावर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अल्फा का तो रोल है ही नहीं, बीटा रेज टू पावर तो 3 रेज टू पावर 4 माइनस 2 रेज टू पावर 1 प्लस 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है। लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो। बीटा की पावर 7 मतलब 3 रेज टू पावर 7। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से केस बना के हम चलते हैं। एक छोटा सवाल और करते हैं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकाल लिया अपने मल्टीनोमियल में, टर्म इंडिपेंडेंट या फिर कांस्टेंट टर्म। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन 2x प्लस 1/x²। इन सब पे एक एक सवाल रिवीजन के तौर पर मैं टॉपिक 5 इस लेक्चर के लास्ट में रिवाइज करेंगे पूरे लेक्चर को। तो ये बेसिकली ये जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल थ्योरम के लिए। इसको समझ लोगे तो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी, बची कुछ एप्लीकेशन आगे आने वाले लेक्चर्स में कर ही लेंगे अपन। ठीक है, तो सेम प्रोसेस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल 2x। जनरल टर्म लिख दो पहले तो, अल्फा 1/x पावर बीटा एंड 3x² रेज टू पावर गामा। सो ये क्या बन गया मेरे पास 5 फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर अल्फा 3 रेज टू पावर गामा x रेज टू पावर कितना हो गया अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 2 गामा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का मतलब वेरिएबल की पावर को आपको करना है 0, इसको 0 कर दो तो क्या बन गया अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 2 गामा। ये पूरी चीज़ 0 हो गई। ठीक है, साथ में मेरे को ये तो पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5 है। तो पहले ना केस बनाना इजी तब हो जाता है जब अपन 2 ही वेरिएबल में रखें। ठीक है ना, तो आसान रहेगी चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो इसके अंदर। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये क्या हो गया 2 अल्फा अल्फा 3 अल्फा 2 बीटा कैंसिल 2 गामा 4 गामा और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हो ही गया। ठीक है, तो केस बनाना इजी हो जाएगा अपने लिए। अल्फा बीटा गामा सम 5 रखना है और ये भी सेटिस्फाई करवानी है। अब देखो अल्फा की वैल्यू 0 कर सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि आर की वैल्यू नेचुरल नहीं आएगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 वो भी नहीं कर सकते। 2 कर सकता हूँ, अल्फा की वैल्यू 2 करोगे 6 बनेगा 10 माइनस 6 4 गामा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, तो बची कुछ वैल्यू बीटा ही पहुँच गई। अल्फा की वैल्यू 3 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल नहीं। अल्फा की वैल्यू 4 करोगे तो गामा नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब सिर्फ एकमात्र यही केस अपने पास
जिसमें हम पावर को क्या बना सकते हैं 0। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी अपनी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर अल्फा 3 रेज टू पावर गामा। ओके, सो ये 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्या हो गया अपने पास 120 डिवाइडेड बाई 4 30 हो गया, और 30 और ये हो गया अपने पास 30 इंटू 12। ओके, 360 अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीनोमियल एक्सपेंशन को डील कर सकते हो आप। सेम वही कुछ पावर बांटनी है आपको, वही बैगर कोइन मेथड से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। टोटल पावर 3 बैगर में बांटा, 4 में, वो 4 में भी ऐसे ही करना। ओके, ठीक है, तो कुछ सवाल और करवाऊंगा लेक्चर के लास्ट में, बने रहिए मेरे साथ। चलो तो फटाफट जो भी इस लेक्चर में सीखा है उसको रिवाइज करते हैं कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ। तो शुरुआत करते हैं। एक्स रेज टू पावर 20 का कोफिशिएंट चाहिए मेरे को, कहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 5 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल थिंग रेज टू पावर 40। ओके, देखने में ट्राइनोमियल जैसा लग रहा है, पर ध्यान से देखो ये अंदर का ब्रैकेट के अंदर का जो समान है वो क्या लग रहा है अपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप की चीज़। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, तो पावर 5 है तो माइनस 10 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 40। सो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 40, तो बन गया ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 30 एंड बॉटम में रेज टू पावर माइनस 10 दिख रही थी। सो मोर और लेस ये पूरा क्या बन गया, एक्स रेज टू पावर 10 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 30। तो अपने को चाहिए एक्स रेज टू पावर 20। ठीक है, सो एक्स रेज टू पावर 10 तो थोड़ी पढ़ाई है बाहर, तो अपने को अंदर से निकालना है एक्स की पावर 10, मतलब इस एक्स स्क्वायर की पावर 5 करनी ना। तो इसको थोड़ा वाई की तरह देखो, तो उसकी पावर 5, तो आंसर मेरा सीधे सीधे क्या हो गया 30c5। ओके, इजी। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन में एक्स रेज टू पावर आर कोफिशिएंट क्या होता है एनसीआर, तो सेम वैसे ही है, एक्स स्क्वायर की पावर 5 करनी थी, एन दे रखा 30, इजीली कर लिया। चलो अगला सवाल देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। ओके, देख लो एक तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉलिनोमियल ही बनेगा, कितनी डिग्री का n, और यहाँ से 4 का n प्लस 4 डिग्री। उसी तरह से लिख रहा हूँ, r की वैल्यू 0 से लेकर n प्लस 4 तक एंड a के x रेज टू पावर के। ओके, पॉलिनोमियल कर दिया अपन ने एक्सपेंशन, और x रेज टू पावर के का कोफिशिएंट क्या है a के। सो हमें ऐसा बोला जा रहा है कि भाई कि a1 a2 एंड a3 आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फिर n की वैल्यू बताओ क्या आएगी। अब a1 का मतलब x रेज टू पावर 1 का कोफिशिएंट, a2 का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, a3 का मतलब x क्यूब का कोफिशिएंट। तो पहले सोचो कि इस एक्सपेंशन कैसे होगा ये। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो मैं खोल देता हूँ, ये हो गया x रेज टू पावर 4, होल स्क्वायर ओपन कर दिया, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। सो a1 तो x रेज टू पावर 1 का कोफिशिएंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को तो भूल जाओ। 1 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे किससे, x की पावर 1 ही चाहिए मेरे को, तो NC1 आ गया। a2 कैसे आएगा, a2 आएगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म से, तो हो गया NC2, और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स रेज टू पावर 0 वाले टर्म से जो कि 1 ही आ रही है, तो +2 आ गया। ठीक है, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 वाली टर्म, ठीक है, NC0 1 ही होता है। और a3 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कैसे बनेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब वाली टर्म से NC3, और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स वाली टर्म से, तो 2 टाइम्स एक्स वाली टर्म होगी NC1। ओके, देख पा रहे हैं 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1, ठीक है, और a2 एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे कांस्टेंट से, 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, और क्यूब वाला 1 मल्टीप्लाई होगा क्यूब वाली टर्म से, स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स रेज टू पावर 1 वाली टर्म से। तो ये बन गया अपने पास। AP का होने का मतलब जानते हो, बीच वाली का डबल, मतलब 2NC2
प्लस 4 इज इक्वल टू आजू बाजू का सम NC1 प्लस NC3 प्लस 2 टाइम्स NC1। ओके, अब अपन चाहें तो यहाँ पे सीधा खोल के इक्वेशन वगैरह बनाना चालू कर सकते हो। 3NC1 3N ही हो गया एंड NC3। ओके, सो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स NC2 का मतलब हो गया 2N डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3N। NC3 का मतलब हो गया N-1 डिवाइडेड बाई 3 to 1। ओके, तो कुछ गैस वैस करने जैसा हिसाब बने तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, क्यूबिक बन जाएगी अदरवाइज तो। तो ये 2 से 2 कैंसिल, इसको इधर खींच लो तो मैं n इंटू एन माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बन जाएगा 1 माइनस n माइनस 2 बाई 6 बराबर 3n माइनस 4। ठीक है, करते हैं कुछ सेटिंग दिखाने की कोशिश करते हैं। ये क्या बन जाएगा, ऊपर डालूंगा 6 माइनस n प्लस 2 हो गया डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3n माइनस 4। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास n माइनस 1 एंड माइनस n प्लस 8 इज इक्वल टू 18n माइनस 24। ओके, सो n माइनस 1 8 माइनस n माइनस 18n इज इक्वल टू माइनस 24। इस माइनस को एडजस्ट कर देते हैं तो कुछ कंजुगेटिव प्रोडक्ट टाइप की चीज़ बना देंगे, उससे गैस करना इजी हो जाएगा। ये हो गया n माइनस 8, ये हो गया प्लस 18n इज इक्वल टू 24 प्लस 8 प्लस 18 इज इक्वल टू 24। सो ये बन गया n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 26 इज इक्वल टू 24। कुछ फैक्टर वगैरह बनाने जैसी कोशिश करी जाए, बन तो नहीं रहा है, तो इसका मतलब मेरे क्यूबिक की सोल्व करनी पड़ेगी। 9n स्क्वायर प्लस 26n और ये माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट गैस करने की कोशिश करोगी, नेचुरल रूट तो इसका आना ही है ना, n नेचुरल नंबर ही है, जो भी रूट आएंगे इंटीग्रल रूट ही आएंगे। तो गैस किया जाए तो देखो n की वैल्यू 2 1 तो बैठ नहीं रही है ना, 2 डाल के देखें, नेचुरल नंबर ही ट्राई कर दें अपने को, तो 1 तो इसमें जा नहीं रहा है। 2 डाला तो ये हो गया 26 2 जा 52, ये हो गया माइनस का 36 माइनस का 24, यस ये 60 हो गया, और ये 8 बनेगा तो भी बैठ जाएगा। तो मतलब n बराबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब n माइनस 2 एक फैक्टर तो है। फैक्टराइज कर दो इसको फटाफट, n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर, n माइनस 2 कॉमन निकाल देना, माइनस 7n स्क्वायर प्लस 14n बचा 12n माइनस 24। सो n माइनस 2 कॉमन खींच लिया जाए, क्या बचा मेरे पास n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12। यस, फैक्टराइज होगी क्वाड्रेटिक, क्या बन गया ये n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो n की 3 वैल्यूज आ गई यहाँ पे 2 3 एंड 4। ठीक है, 3 डिफरेंट वैल्यूज आ गई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हैं आराम से। चलिए एक और सवाल कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। ओके, बोल रहे कि कोफिशिएंट ऑफ T5 T6 T7 आर इन AP। अब ये तो सिंपल सी बात है, 1 प्लस एक्स की पावर n में T5 का कोफिशिएंट क्या होगा, NC4, इसका NC5, इसका NC6। सो बीच वाली का डबल इज इक्वल टू आजू बाजू का सम, अपने को निकालनी है n की वैल्यू। ठीक है,
तो इसको उसी तरह से करने की कोशिश करो, इस फैक्टोरियल वगैरह से चले जाओ, उसका भी देख सकते हैं काम हम। और NC4 NC6 प्रॉपर्टी लग सकती है कि NCR प्लस NCR माइनस n इक्वल टू n प्लस 1CR, उस तरह का कुछ। अगर हम यहाँ पे NC5 ऐड करें तो कुछ ये दोनों तरह से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू NC5 है, मैं 2 NC5 और ऐड कर देता हूँ बोथ साइड, ठीक है। 2 इंटू NC5 तो क्या बन जाएगा, NC4 प्लस NC5 एंड NC5 प्लस NC6, ये बन गया मेरे पास n प्लस 1C5, ये बन गया n प्लस 1C6, और ये बन गई मेरे पास चीज़ क्या, n प्लस 2C6, मतलब 4 इंटू NC5 की वैल्यू हो गई n प्लस 2C6। तो थोड़ा सा मैनेज करना इजी लग रहा है, पहले मेरे को 4 बार खोलना पड़ता है, तीनों को खोलना पड़ता है फैक्टोरियल से। लाइक कर तो उससे भी सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप क्या करोगे, 4 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल एंड n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। n प्लस 2 माइनस 6 करोगे तो n माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। कुछ कुछ कैंसिल करना पड़ेगा अपने को, करते हैं, दिख भी रहा होगा आपको। 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल है, उड़ा सकता हूँ, 6 बचेगा सिर्फ। n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल करूँगा, n माइनस 4 बचेगा सिर्फ। सो 4 इंटू, यहाँ से भी n तक को कैंसिल कर ही सकते हो, ये बचा 1, यहाँ पे पूरा 1 इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, n प्लस 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ओके। और एक नीचे बच गया अपने पास n माइनस 4। तो क्वाड्रेटिक जैसी स्थिति बन रही है, 24 n माइनस 4 इज इक्वल टू n प्लस 2 n प्लस 1। सो ये क्या बन गया, n स्क्वायर प्लस यहाँ पे बन रहा है 3n, और ये 24 आएगा इधर से तो माइनस का 21n हो जाएगा, और प्लस 2, और ये आके मेरे पास कितना हो जाएगा, 24 4 जा 96, और प्लस 2 करूँगा तो 98, ठीक है। तो 98 के फैक्टर्स बन सकते हैं कि अपने पास, हाँ 14 इंटू 7 दिख रहा है ना अपने को। सो n माइनस 7 n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू हो सकती हैं, 7 भी ले सकते हो और 14 भी ले सकते हो, ओके। दो पॉसिबल वैल्यूज आ गए अपने पास फैक्टराइज करके, इजी। तो इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे जाते भी रहे हैं पहले भी, और कोफिशिएंट से रिलेटेड एक दो सवाल और करके देख सकते हैं हम कि 1 प्लस x रेज टू पावर n, ठीक है, x रेज टू पावर n, कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म, ओके, टर्म्स आर इन रेशो 1:7:42। तो अपने को n को फाइंड आउट करना है, n क्या होगा। अब 3 कॉन्जुगेटिव टर्म तो कोई भी ले लो, tr प्लस 1, tr प्लस 2, tr प्लस 3। इसमें देखना प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा अपने पास, NCR, इसका हो जाएगा NCR प्लस 1, इसका हो जाएगा अपने पास NCR प्लस 2। रेशो दे रखा 1:7:42। तो पेयर वाइज अगर डिवाइड करें, सो NCR प्लस 1 अपॉन NCR कितना हो गया, 7। तो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं, कौन सी, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। यहाँ पे r की वैल्यू अभी अपनी r प्लस 1 है ना, इंडेक्स देखो एक कम होती है, ऊपर आ रहा है नीचे r माइनस 1। सो ये क्या हो गया, n माइनस r, मतलब माइनस r माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई r की जगह r प्लस 1, ये ध्यान रखना। तो ये कट गया, n माइनस r इज इक्वल टू n अपॉन r प्लस इक्वल टू 7।
तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में रखूँ तो मैं बन जाएगा मेरे पास n इज इक्वल टू 7r, एक आर वो भेज दो इधर, 8r प्लस 7। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा, इन दोनों सब्सिक्वेंटली डिवाइड करोगे वैसे ही वैसे, NCR प्लस 2 डिवाइडेड बाई NCR प्लस 1 इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 7, 6 हो गया। ये भी वही सेम फॉर्मूला, बस r की जगह पर r प्लस 2 डालना है, n माइनस r माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई r प्लस 2 इक्वल टू 6। ये क्या हो जाए मेरे पास, n इज इक्वल टू 6r है, एक r और आएगा इधर, तो कितना हो गया मेरे पास 7r, और यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे मेरे पास बन रहा है 12। ठीक है, 12, तो माइनस में इधर आएगा, कितना हो जाएगा 13। तो दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करते तो r की वैल्यू मेरे को नज़र आ रही है, ये 8r माइनस 7r r हो गया, इधर जाके 6 आ गया। ठीक है, 13 माइनस 7, सो पुट कर दो, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 प्लस 7 55। ओके, आसान है, इजी। ठीक है, चलो अब एक आध सवाल और करते हैं मल्टीनोमियल वगैरह से रिलेटेड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 4 है एंड अल्फा बीटा बोथ आर पॉजिटिव क्वांटिटीज। तो अपने निकालनी मैक्स वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म, मैक्स वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म मतलब वेरिएबल से हटा दी जाए, इन अल्फा एक्स रेज टू पावर 1/9 एंड बीटा x रेज टू पावर -1/6 होल थिंग रेज टू पावर 10। ठीक है, तो मैक्सिमम टर्म की वैल्यू निकालनी। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ऑब्वियसली बात है अल्फा बीटा में बनेगी, एक फिक्स कंडीशन है, तो चेक करके देखते क्या बनता है। लेट्स से अपनी TR+1 बनती है बिना x की टर्म, वो क्या बनेगी tan CR अल्फा x रेज टू पावर 1/9 होल थिंग रेज टू पावर tan minus r बीटा x रेज टू पावर -1/6 होल थिंग रेज टू पावर r। सो ये बन गया tan CR अल्फा रेज टू पावर tan minus r बीटा रेज टू पावर r, और x का पावर कितना होगा मेरे पास tan minus r/9 माइनस r/6 x का पावर। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म का मतलब x की पावर क्या करनी है अपने को 0, इसको 0 कर देते हैं, इक्वल टू 0। सो tan माइनस r/9 इक्वल टू 0 करने का मतलब ये हो गया r/6, 3 2 3r, यहाँ से 2r आएगा, 2 tan 2 जा 20, और ये 3r माइनस 2r इधर हुआ है तो 5r, तो r का वैल्यू आ गया मेरे पास 4। सो मेरी कांस्टेंट टर्म क्या बन गई tan C4 अल्फा रेज टू पावर 10 - 4 6 एंड बीटा रेज टू पावर 4। अब इसको करना मैक्सिमाइज, तो ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या है मेरे पास अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अपने को इन्फॉर्मेशन भी इसी के बारे में दे रखी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का मेरे को दिया हुआ है सम गिवन है, प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है और पॉजिटिव क्वांटिटीज है, दिमाग में आना चाहिए m ग्रेटर देन इक्वल टू gm। सम गिवन है, सम ओके डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू देयर gm का अंडर रूट, ऐसे लेते हो ना, दो क्वांटिटी का m gm। तो ये तो मेरे को 4 गिवन है ही, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो ये आ गया अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4 या 4 से छोटी रहेगी, तो मैक्स वैल्यू 4 हो गई, 4 यहाँ रख दो, तो 4 का स्क्वायर 16, तो मैक्स वैल्यू कितनी आएगी tan C4 16। ओके, tan C4 सोल्व कर देना, प्लस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। एक्सपेंशन दिया अपने को 2x², अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे, 3x + 4 रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू दिया हुआ है समेशन r इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है, जब पोलिनोमियल एक्सपैंड करके 20 डिग्री का बन जाएगा, तो r की वैल्यू 0 से लेकर 20 तक AR x रेज टू पावर r। सेम ऐसा एक्सप्रेशन थोड़ी देर पहले लिखा भी था अपन ने। ठीक है, तो अपने वैल्यू निकालनी किसकी, A7 अपॉन A13। तो A7 बेसिकली x रेज टू पावर 7 का कोफिशिएंट,
A13 मतलब x रेज़ टू पावर 13 का कोफिशिएंट। तो हमने जनरल टर्म लिख दी इसकी, क्या बनेगी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल 2x स्क्वायर रेज़ टू पावर अल्फा 3x रेज़ टू पावर बीटा एंड 4 रेज़ टू पावर गामा। सो ये मोटा मोटी सोल्व करके क्या दिखता है मेरे को, अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल 2 रेज़ टू पावर अल्फा प्लस 2 गामा, ठीक है ना, ये 2 का स्क्वायर है, और x 3 का पावर बीटा एंड x रेज़ टू पावर हो गया मेरे पास 2 अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब अपन केस बनाते हैं। पहला चीज़ अपने पास निकालना है A7, तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा 2 अल्फा प्लस बीटा 7 है, और साथ के साथ ये तो सब में कॉमन है ही कि तीनों पावर का सम 10 होना है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10, ये दोनों में कॉमन है। और दूसरी कंडीशन मेरे को क्या लेनी है पावर निकालने के लिए, इसको लेना है 13। तो मैं अल्फा बीटा गामा का कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ दोनों केस के अंदर क्या क्या बन सकता है। ओके, अल्फा बीटा गामा, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो अगर बीटा की वैल्यू 1 ले लो, बीटा की वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते कि अल्फा नेचुरल नहीं आएगा, फिर बीटा की वैल्यू 0 ले ली तो अल्फा की वैल्यू की 0 तो ले ही नहीं सकते, बीटा की वैल्यू मेरे को क्या लेनी पड़ी कम से कम 1। सो बीटा 1 लेते हो तो अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी हो जाती है 3, तो ऑटोमेटिकली गामा हो गया 6। ओके, सेम इधर भी अगर मैं बीटा की वैल्यू 1 लेता हूँ, 0 तो ले नहीं सकता, तो अल्फा की वैल्यू हो जाती है 6, गामा की वैल्यू हो जाती है मेरे पास 3। ओके, और बीटा की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, ओड लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी, अब 2 तो ले नहीं सकते, 3 लोगे तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 5। यहाँ पे भी बीटा की वैल्यू ओड लेनी पड़ेगी 3, तो अल्फा की वैल्यू होगी 5। देखो अल्फा और गामा एक्सचेंज हो रहा है आपस में, बीटा की वैल्यू ले सकते हो आप 5, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1, गामा की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, यही दो कंडीशन यूज कर रहा हूँ। और इस केस में अगर बीटा की वैल्यू लेता हूँ 5, तो अल्फा की वैल्यू आई मेरे पास 4, गामा की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड बीटा की वैल्यू 7 लोगे तो अल्फा हो जाएगा मेरे पास 0, गामा हो जाएगा 3। सेम यहाँ पे अगर मैं बीटा की वैल्यू लेता हूँ 7, तो अल्फा हो जाएगा 3 और गामा हो जाएगा 0। अब देखो पूरे केस के अंदर अपने को पॉइंट टू पॉइंट मैच करो, कोफिशिएंट्स क्या दिख रहे थे साइड में, यहाँ लिखूँ तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल 2 रेज़ टू पावर अल्फा प्लस 2 गामा एंड 3 रेज़ टू पावर बीटा। ठीक है, तो अपने को A7 निकालने के लिए इन चारों का कॉम्बिनेशन ऐड करना पड़ेगा, इन चारों का कॉम्बिनेशन ऐड करना पड़ेगा। अब देखो कोरोस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो 3 की पावर सब में एक जैसी है हर कॉम्बिनेशन में, और आगे का हिस्सा कौन सा हिस्सा, ये हिस्सा भी सब में एक जैसा ही है, तो 3 की पावर भी एक जैसी है ना। बस उसमें डिफरेंट किसका आ रहा है 2 की पावर का। अभी 2 की पावर का कॉम्बिनेशन अगर दोनों साइड लिख दूँ, क्या लिख रहा 2 की पावर मेरे को अल्फा प्लस 2 गामा, यहाँ पे कितना बन रहा है 6 2 12 प्लस 3 15 पावर बन रही है, 5 2 10 प्लस 2 12 पावर बन रही है, 4 2 8 9 पावर बन रही है, 3 2 6 और 0 6 पावर बन रही है। यही चीज़ यहाँ पे आएगी तो 2 की पावर अल्फा प्लस 2 गामा। ध्यान से देखना बाकी सब कुछ सेम है, पर सीधे कॉमन भी नहीं खींच सकते क्योंकि 2 का कोफिशिएंट तो अलग अलग हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है देखते हैं। 2 की पावर बन गई मेरे पास 3 2 6 प्लस 6 12, 2 2 4 प्लस 5 9, डबल प्लस 4 6 और डबल प्लस ये 3 आ गया। अब देखो 2 की पावर 15 12 9 6, 2 की पावर 12 9 6 3, अलग अलग करके नहीं करना अपने को। अब देखो अगर मैं यहाँ से 2 रेज़ टू पावर 3 अगर कॉमन निकाल लूँ, है ना, 2 रेज़ टू पावर 3 कॉमन निकालो तो क्या बनेगा 12 9 6 3। इसका मतलब A7 में से अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 3 कॉमन निकाल लूँ तो पूरा कॉम्बिनेशन सेम हो जाता है, आगे की टर्म भी सेम, 2 की पावर भी सेम, 3 की पावर भी सेम, है ना। जो 4 चीज़ें बनेंगी मेरी अलग अलग सम करने पे
वो सेम आपको A7 में भी ऊपर दिख रही हैं, वो वैसी की वैसी आपको A13 में भी दिख रही हैं, है कि नहीं? तो पूरा सामान कैंसिल होकर आंसर क्या देगा मेरे को? 8। ओके, तो आई होप ये जनरल टर्म से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बाइनोमियल थ्योरम की। इन पर अच्छे से सवाल लगाओ, फिर हम और डिटेल एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अच्छे से करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।